Hello Bachawadi, once again welcome to your own channel, that is LET classes, where you are learning your physics in an easier and a better way. And here in today's series we will study about chapter number 5, laws of motion. और ये वीडियोस इतनी बड़ी नहीं बनाऊंगी बिकॉज आई नो कि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते. डोंट वरी अबाउट इट, इतनी लेंदी नहीं बनाती हूँ कभी भी अपनी वीडियो. लेकिन हाँ, जो बच्चे प्लीज़ हमसे ज्वाइन है हमारी फैमिली के साथ, LET क्लासेस के साथ, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको फिज़िक्स जो है एक क्या बोल सकते हैं उसके लिए बर्डन लगती है. ठीक है, बिकॉज वो बच्चे कंसेप्ट को समझते ही नहीं है. तो फिज़िक्स पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको कंसेप्ट पता चल गए फिज़िक्स के तो इससे इजी सब्जेक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा. एक बार अगर आपको कंसेप्ट जो है बहुत इजी लग गए किस फिज़िक्स के किसी भी टॉपिक के, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपकी फिज़िक्स जो है वो कितनी ईजी हो जाएगी. आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे. प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो को और साथ में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़. एक रेड कलर का सुंदर सा आइकन है, आइकन लिखा होगा सब्सक्राइब, उसके साथ एक बेल का बटन भी होगा. प्लीज़ आप उसे प्रेस करिए सो दैट हमारी डेली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम ऊपर उठ रहे हैं. और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सो दैट आई विल ब्रिंग मैक्सिमम वीडियोस फॉर यू पीपल और एक कंप्लीट कोर्स आपको पूरा करवा सकूँ. सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द लॉज ऑफ मोशन. तो आज की सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लो ऑफ इनर्शिया जो इसमें न्यूटन्स लॉज में ही आ जाएगा. अच्छा, हम उतना ही पढ़ेंगे बिकॉज मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियोस को लेंथी बनाऊँ. उतना हो सके जितना आप एक लेक्चर में ढंग से पढ़ सकें. लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, देखिए, लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले आपको दिया किसने था? दैट वाज गिवन बाय द फादर ऑफ द, मतलब वैसे उन्होंने इनर्शिया के बारे में बताया था, फादर ऑफ फिजिक्स, दैट इज नोन एज गैलीलियो गैलीली. तो गैलीलियो गैलीली के अकॉर्डिंग क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया, उन्होंने क्या बताया था उसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, दैट इज नोन एज योर एरिस्टोटल फैलेसी. ठीक है, नेम क्या है बेटा आपका? एरिस्टोटल्स फैलेसी. एरिस्टोटल्स फैलेसी. एरिस्टोटल फैलेसी जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन में रखना है तो उसके ऊपर हमें क्या लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल फैलेसी, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन द मोशन. ठीक है, मोशन में रखने के लिए या रेस्ट में रखने के लिए हमें बॉडी के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. इतना बात समझ आ गई? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. सपोज करिए हमारे पास एक टॉय कार है, दिस इज अ टॉय कार. ठीक है, प्लीज़ हंसिएगा मत, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है. ठीक है, दिस इज अ टॉय कार. और एक बच्चा क्या करता है, अ स्मॉल किड, उसको क्या करता है, उसके हैंडल को पकड़ के खींचता है. यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ, इसका सपोज करिए. उसने क्या किया, उस बच्चे ने उसको हैंडल को पकड़ के, भाई क्या हो रहा है, ठीक है, खींचना है, खींच रहा है उसको. जब वो खींच रहा है इट मीन्स उसने क्या लगाया, अपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया. ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, एकदम से हैंडल को छोड़ दिया. जैसे वो हैंडल को छोड़ेगा तो वो हैंडल क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा कुछ इस तरह से ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, इट मीन्स उसने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स को लीव कर दिया. जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को लीव किया वो हैंडल क्या हो गया, नीचे गिर गया. ठीक है, कार किस में आ गई, रेस्ट में आ गई. पहले ये कार कैसे थी, इन द मोशन. ठीक है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, आपके इस व्हील्स की वजह से लग रही है. अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है, फोर्स आगे की तरफ मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से लगेगी बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी आपकी पीछे की डायरेक्शन में, दैट इज एफ, दैट इज योर एफ. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगी. और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करेगी, इसको रोकेगी कि वो आगे ना जाए. लेकिन उस बॉय का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा था जिसकी वजह से वो आगे मूव कर रही थी. ठीक है, इट मीन्स वो अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा था उस टाइम पे.
लेकिन जैसे ही वो स्टॉप कर दी, उसने उसके हैंडल को छोड़ दिया, वैसे क्या करा, उस फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको ओवरकम कर दिया और वो गाड़ी क्या कर दी, रुक गई। तो एरिस्टोटल फैलेसी के अकॉर्डिंग यही था कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी इन मोशन। एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है जिसमें हम एक बॉडी को किस में लेकर आते हैं, मोशन में लेकर आते हैं। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एरिस्टोटल फैलेसी। ठीक है, आई होप एरिस्टोटल फैलेसी के स्टेटमेंट से आप एग्री होंगे। अब उसके बाद गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंट दिया लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद हमारे पास न्यूटन बाबा आए। न्यूटन बाबा ने फिर अपने 3 लॉज दिए, जिसके बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा गैलीलियो गैलीली ने क्या दिया लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। लॉ ऑफ इनर्शिया, अब लॉ ऑफ इनर्शिया में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया। ध्यान से समझना इंक्लाइन प्लेन होता क्या है। सपोज करिए ये ऐसे है, ये ऐसे रखा है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और इसके बीच में क्या लग रहा है, एंगल लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, जब ये एंगल इसके साथ बनेगा तो ये कैसा सरफेस है, दिस इज नोन एज इंक्लाइन सरफेस। आप देख भी सकते हैं, आपके घर में भी एक रैम्प सा होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। अब उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उन्होंने क्या किया, देखिए कुछ किस तरह का इंक्लाइन प्लेन था। ऐसे खड़ा रहे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऊपर से रोलिंग बॉडी को नीचे गिराया। जब उन्होंने ऊपर से किसी रोलिंग बॉडी को नीचे गिराया तो उन्होंने देखा कि जो रोलिंग बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट कर रही है मैक्सिमम। अगर आप ऊपर से नीचे, अगर बाई चांस सपोज करिए किसी स्लॉप पे जा रहे हैं आप, ठीक है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, नीचे से ऊपर जाते जाते आपकी स्पीड डिक्रीज होती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं, आप मान लें बाइसिकल पे हैं, तो बाइसिकल क्या करती है, बिना पैडलिंग के क्या करती है, नीचे मूव कर जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो वो बॉडी क्या कर जाती है, एक्सेलरेट कर जाती है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब वही केस उन्होंने क्या करा, नीचे से ऊपर का किया। ये एक स्लोप है। ठीक है, इस स्लोप पे क्या करा उन्होंने, नीचे से ऊपर की तरफ रो किया। जब उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ रो किया, जैसे हम बाइसिकल पे जाते हैं ऊंचाई पर, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी साइकिलिंग पे क्या करना पड़ता है, उसके पैडल पर क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है। कई कोई को तो सांस भी चढ़ जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसमें क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स, मस्कुलर फोर्स लगा रहे होते हैं हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब वो बॉल ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। कैसे जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी। जब वो बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या कर जाएगी बेटा, इस केस में इसकी स्पीड कर जाएगी रिटार्ड। क्या कर जाएगी, रिटार्ड, कम हो जाएगी। लेकिन थर्ड केस में उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रही है तो जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो रेस्ट पे रहे, तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में मोशन में रहेगी। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग किए, जिसमें एक में उन्होंने कहा कि एक्सेलरेट कर रही है, दूसरे में उन्होंने बोला कि रिटार्ड कर रही है, और तीसरे में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है, अब इसी के बाद उन्होंने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट लिया। अब यहाँ से देखिए अब क्या निकलता है। देखिए, एक और एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगी इनर्शिया क्या होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने 2 इंक्लाइन प्लेन ले लिया। पहले एक लिया था, अब एक के बाद उन्होंने क्या लिया, सेकंड इंक्लाइन प्लेन ले लिया। थोड़ा सा इसका हाइट एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब उन्होंने ऊपर से नीचे जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, किसी रोलिंग बॉडी को थ्रो किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने फोर्स अप्लाई करी उस रोलिंग बॉडी के ऊपर, तो इक्वल हाइट पर वो बॉडी गई, इक्वल हाइट, यानी कि जितने स्पीड से उन्होंने फेंका उसको फ्री फॉल करवाया, वो इक्वल हाइट पे वो बॉडी गई। आपने देखा भी होगा वाटरफॉल के अंदर जब हम जाते हैं तो एक आई थिंक सो राइड आती है जिसमें पर्सन जो है उसमें क्या बोलते हैं उसको, अरे वो बैलून वाला जिसके अंदर पर्सन बैठता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नेम उसको क्या बोलते हैं। तो उसमें जब बिठाते हैं, चलिए छोड़िए जो भी है, उसमें जब बिठाते हैं वहाँ के जो पर्सन होते हैं तो वो क्या करता है, पहले नीचे जाता है ऐसे, फिर इस तरह से ऐसे वो झूलती है। ठीक है, बाद में क्या होती है, जब उसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स उसको ओवरकम कर देता है तो वो सेंटर में आके रुक जाती है। तो यही केस यहाँ पर है। ठीक है, कि वो इक्वल हाइट पे जाती है, जितनी हाइट से आपने उसको थ्रो किया उतनी हाइट पे जाएगी। अब उन्होंने सेकेंड केस लिया। सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया, ये एंगल इतना था और सेकेंड केस में उन्होंने उस एंगल को डिक्रीज कर दिया, इतना एंगल होता है। ठीक
तब भी उन्होंने देखा कि वो बॉल जो है वो क्या कर रही है, यहाँ तक आते आते इक्वल हाइट पे पहुँच गई, इक्वल हाइट पे पहुँच गई, इसके बिल्कुल इक्वल हाइट पे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, उसके एंगल को और डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो अगेन क्या कर रही है, उसके सेम हाइट पर मूव कर रही है, और लास्ट में उन्होंने सिंपलाइन फ्रेम को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म में ले आए और यहाँ पर उस बॉडी को क्या कर दिया, अगर रोलिंग था वो रोलिंग में रहेगी। तो यहाँ से उन्होंने बताया उसकी एक प्रॉपर्टी आई दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया रेजिस्ट करता है स्टेट ऑफ चेंज को, ठीक है। इट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके इनर्शिया के बाद क्या हुआ, न्यूटन ने अपने लॉज बताए, ठीक है, ये तो गैलीलियो गैलीली साहब ने बताए थे। नाउ अब आए हमारे न्यूटन बाबा, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए और बच्चे उनको पूछते भी हैं कई बार, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो इनर्शिया है दैट इज द, जो न्यूटन बाबा थे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई, हमारी ये जो थ्योरीज थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया, जिसकी बदौलत हमें पता चल रहा है कि क्या चीज़ कैसे होनी है, कब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कब लगेगा नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, तो काफ़ी कुछ लॉज उन्होंने काफ़ी अच्छे लॉज बताए, ठीक है। सो नेवर कर्स न्यूटन बाबा, ठीक है बेटा। तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए। पहला लॉ था न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड फोर्स उन्होंने बताया सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ उन्होंने बताया न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ये सारा कुछ आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ जस्ट एक्सप्लेनेशन होगी आपकी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बताया उन्होंने, गैलीलियो की ही इनर्शिया को उन्होंने क्या कर दिया, आगे एक्सप्लेन कर दिया। अब इनर्शिया से उन्होंने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इनर्शिया को उन्होंने रिलेट किया किससे, मास से, इनर्शिया को उन्होंने किससे रिलेट कर दिया बेटा, मास से, कि अगर हैवियर मास होगा, जितना ज़्यादा हैवियर मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। सपोज करो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोन, 2 स्टोन है हमारे पास, ये ले लीजिए, ये एक स्टोन है, इसमें 2 चीज़ें रखी हैं, पेन और ये, ठीक है। ये 2 स्टोन है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, ठीक है। तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, बताइए। इनर्शिया किसके डायरेक्टली क्वेश्चन है, मास के, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। तो ऑब्वियसली बात है जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ से उन्होंने यही चीज़ बताई कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। अगर मैं कार और एक ट्रक की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है ट्रक का मास ज़्यादा है, इनर्शिया भी ट्रक का ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने इनर्शिया के बारे में बताया। तो न्यूटन ने क्या सोचा कि अगर एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि अगर इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती तो क्या ये ऑब्जेक्ट स्टॉप कर पाता। आप खुद सोचिए, अगर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगती, ठीक है, या एयर रेजिस्टेंस फोर्स ना लगती, तो क्या ये ऑब्जेक्ट स्टॉप कर पाता, या फिर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते। तो यहाँ से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बताई, उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वही ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, तो किस में रहेगा, मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें, जब तक कि हम क्या ना करते उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ योर न्यूटन फर्स्ट लॉ। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन until and unless an external force is applied on it, जब तक कि हम उसके ऊपर क्या ना अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। अब ये तो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ में बहुत सारे इनर्शिया से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपने पहले भी एक्सप्लेनेशन कर रखी है कि अगर हम सडन, मान लीजिए बस में बैठे हैं, बस ड्राइवर ने क्या करा, सडनली स्टार्ट करी, तो हमें जर्क लगेगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी है आपका, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या बताता है हमें, मोमेंटम हमारे पास किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी से रिलेटेड करता है। तो मोस्टली बेसिकली होता क्या है कि इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड P इज नोन एज द मोमेंटम। P क्या है बेटा, मोमेंटम, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये। अब मास और वेलोसिटी
स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपकी क्वांटिटी कैसी होती है, दैट इज नोन एज योर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज नोन एज योर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये किसके डायरेक्शन में मूव करता है, इट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम लगेगा। और साथ में अगर इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट के बारे में। अगर एसआई यूनिट देखें तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा, मास को केजी में डिनोट करेंगे और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो आपका जो यूनिट है मोमेंटम का वो रहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो दिस इज योर मोमेंटम। अब मोमेंटम को ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ निकालेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम उतना कम फोर्स, उतना ही कम मोमेंटम। ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। दिस माय डस्टर 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 डस्टर, यस ये रहा। देखिए, तो न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F is proportional to rate of change of momentum, change of momentum। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब फोर्स को हमने प्रोपोर्शनल दिखाया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर रहे हैं हम, माइनस। ठीक है, इट मीन्स F is proportional to P2 minus P1। इट मीन्स हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो वही ऑब्जेक्ट जो है v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसका मोमेंटम हो गया P1 दैट इज mu, इसका मोमेंटम हो गया P2 दैट इज mu। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, P2 माइनस P1 बाई T हो गया। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू P2 कितना है बेटा, दैट इज योर mv। P1 कितना है आपके पास, mu बाई टाइम t। प्रोपोर्शनलिटी से बताइए क्या आएगा, k टर्म आ जाएगा कांस्टेंट टर्म और m को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया d माइनस वी बाई टी। ये तो वैसे आपकी छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग है, 9th के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से आपके पास ये a हो जाएगा। अब हम आते हैं 12th के बेसिस के अकॉर्डिंग। देखिए 11th के सॉरी 11th के केस में क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन बताया था। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, चेंज मोमेंटम बाय टाइम टेकन, क्योंकि 11th लैंग्वेज में लिखना हमने तो स्मॉल चेंज क्या होता है, डेल्टा से होता है। अगेन हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको लिमिट क्या होती है, लिमिट लगाने से ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में कम होगा। अभी तक ये किस में था, एवरेज में था। ठीक है, तो आपके पास ये किसका हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा dP बाई dt। ठीक है, और P किसके इक्वल था, P था आपके पास md के इक्वल। इसके अंदर पुट कर दीजिए P की वैल्यू। F इज प्रोपोर्शनल टू d बाई dt ऑफ m इंटू v, d बाई dt ऑफ m इंटू v। m को बाहर निकालिए, कितना आ जाएगा आपके पास, F इज प्रोपोर्शनल टू m बाहर, अंदर रह गया dv बाई dt। कितना रह गया आपके पास, dv बाई dt। अब ये जो dv बाई dt है ये अब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको आप करिए सॉल्व। F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपके पास, ma। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइड आते तो हमारे पास क्या आती है, कांस्टेंट टर्म k आ रही है, और आपको पता है कि k क्या है, इज इक्वल टू 1। ये आपने क्लास 9th में कर रखा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू m इंटू a। सो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ से हमने क्या कर दिया, स्टैंड ऑफ फादर माँ, पापा इज इक्वल टू माँ। ठीक है, यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, F इज इक्वल टू ma। तो इसकी अगर हम एसआई यूनिट देखें, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और अगर इसकी सीजीएस यूनिट देखें तो क्या होती है, डाइन। और चैप्टर नंबर 2 में आपने किया था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन के इक्वल होती है आपका 1 न्यूटन। ठीक है, और साथ में अगर आपका सपोज करिए फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान सुनना। अगर फोर्स आपका 0 हो जाए, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, m इंटू ma था, ma फोर्स है m इक्वल इज इक्वल टू 0। मास तो 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन तो 0 हो सकता है आपका, a हो गया 0। a क्या होता है, b माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि t तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, b इज इक्वल टू यू के इक्वल हो गया, है ना। तो इट मीन्स
अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसका एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। तो ये लॉ किसका हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ का। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया यहाँ से। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम द न्यूटन सेकंड। आई होप आपको समझ आया हो। अब आती है बारी हमारे न्यूटन पापा के थर्ड लॉ की। अब न्यूटन पापा के थर्ड लॉ में इसने क्या बताया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नो, उसने ये चीज़ नहीं बताई थी। उन्होंने क्या कहा था? ये तो गांधी जी ने बताई थी बेटा। न्यूटन थर्ड लॉ के केस में उसने कहा था कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारो तो थप्पड़ आपको वापस मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं करना है बिल्कुल भी, ये सही नहीं है। बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आप कभी भी लड़ाई की तरफ मत जाइए, ओके। तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करते हो तो आपको रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर मिलता है। इट मीन्स अगर मैं खड़ी हूँ ग्राउंड पर, मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मेरा फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो अर्थ पे लग रहा है, अर्थ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इन टर्न अर्थ पे क्या कर रही है? अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है। क्या कर रही है? अपवर्ड फोर्स। हमारा फोर्स नीचे, अर्थ ने क्या करा? अपवर्ड फोर्स दिया। एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर, एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर। तो यहाँ से यही चीज़ बताई उन्होंने कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कब रहेगी? जब आपके पास टू डिफरेंट बॉडीज होंगी, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट बॉडीज के साथ ही लगते हैं ये फोर्सेस, अदरवाइज नहीं लगती है। दो बॉडीज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप अप्लाई किस पे करोगे? हवा पे? हवा पे फोर्स अप्लाई करोगे? नो। दो कॉन्टैक्ट बॉडीज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपका क्या लगेगा? न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। एग्जाम्पल और लीजिए, बैलून को आप हवा मतलब उसके अंदर एयर ड्रॉ करिए। जैसे आप एयर ड्रॉ करेंगे उससे नोजल को पकड़ लीजिए, ठीक है। नोजल को जैसे ही आप छोड़ेंगे हवा इधर, बैलून में एक्शन इधर होगा, रिएक्शन उधर होगा। रॉकेट की बात लीजिए, फ्यूल है, फ्यूल बर्न हुआ, ठीक है, गैसेस नीचे रिलीज होती है, रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर की डायरेक्शन में जाता है ना। या फिर अगर एक एग्जांपल ले लें कि पर्सन जो है वो बोट से के किनारे पे खड़ा है, बोट, ये बोट है और यहाँ किनारा है, ठीक है, ये पर्सन यहाँ खड़ा है इस बोट में, इसका एक पैर यहाँ पे है और एक पैर इस पे है। तो जब ये इसके ऊपर एक्शन करेगा तो रिएक्शन किस पे देगा? बोट पे देगा, ठीक है, और बोट क्या होगी? हल्की से पीछे की तरफ चक्कर जाएगी। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं बुलेट और गन की। किसी ने पर्सन ने शूट किया, ठीक है, तो शूट करने पर बुलेट तो आगे गई, एक्शन तो आगे की तरफ हुआ, रिएक्शन कहाँ हुआ? पीछे की डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ के जो कि आपको क्या बताते हैं कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स। तो आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज़ letclasses@gmail.com। सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी जब आप हमें कमेंट करेंगे, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे कहते हैं कि मैम योर टीचिंग इज़ ग्रेट। आई एम थैंकिंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और जो अब नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हमारा डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम आज आप लोगों के बीच में खड़े हो पा रहे हैं। और आई एम थैंकफुल टू दो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच। और आगे जो प्लीज़ हमारी फैमिली से जुड़ रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास यही मीडियम है, यही सोर्स है पढ़ने का। और प्लीज़ कंसेप्ट को समझिए, रट्टाफिकेशन पे मत जाइए। कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो आप फिजिक्स को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आई एम सेइंग टू यू थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।